इतना तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड जो भी फंड्स अपने इन्वेस्टर से प्रोक्योर करता है, मोबिलाइज करता है, वो उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और फंड मैनेजर का डिसीजन लेता है कि स्टॉक मार्केट में कौन से स्टॉक्स में और किस तरह से उसको इन्वेस्ट करना है, लेकिन फाइनली इट गोज टू द स्टॉक मार्केट ओनली। इसका मतलब कि स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड भी अच्छा परफॉर्म करेगा। हो सकता है सेगमेंट वाइज कुछ अलग अलग हो, लेकिन इन नट सेल स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहा है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड भी अच्छा करेगा। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की। कल ग्रैंड मस्जिद में, या यूं कह लें कि मिडल ईस्ट में, इजराइल ईरान या इजराइल लेबनान और हिजबुल्लाह का जो भी इशूज चल रहे हैं मिडल ईस्ट में, उसके चलते जून 2022 के बाद ये पहला मौका है जब सेंसेक्स पूरे 5 ट्रेडिंग सेशन में गिरता रहा और ये पूरी गिरावट पिछले 5 सेशन में करीब 4,100 पॉइंट्स थी। और 4,100 पॉइंट्स गिरने के बाद जो सेंसेक्स का मार्केट कैप था वो 16 लाख करोड़ कम हो गया और ये कम होकर 460 लाख करोड़ पे आके टिका। जनाब, ये एक भारी गिरावट। और यदि केवल कल की बातें करें, यानी 4 अक्टूबर 2024 की बातें करें, जो कि हमें लगता है कि मिडल ईस्ट का जो कन्फ्लिक्ट था उसके साथ साथ कल ईरान के खुमैनी साहब ने ग्रैंड मस्जिद से एक ऐलान किया। उन्होंने सभी मुस्लिम देशों को कहा कि इजराइल को बर्बाद कर देंगे और ये उनका अल्टीमेट एम है। हालांकि ये उनका स्टेटमेंट गलत है, सही है, क्या है, ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल सर्किल में इसकी चर्चाएं होंगी। हम बात करते हैं सीधा इन्वेस्टमेंट पर कि उनके इस स्टेटमेंट से हमें लगता है कि कल मार्केट करीब 800 पॉइंट नीचे गिर गया और जो प्रतिशत के लिहाज से ये 0.96% था। ये सारी कहानियाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चूँकि ये सारा जो न्यूज़ है ये स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करता है और इक्विटी म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। सो इन खबरों से, इन एक्टिविटीज़ से जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ता है। आज हम चर्चा करेंगे इसी बातों पर कि जून 2022 के बाद जो लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन में सेंसेक्स गिरावट में रहा, इसका इम्पैक्ट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स पे क्या हो सकता है और क्या क्या संभावनाएं हैं। S1 टेक्समिक्स के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से कुछ वैल्यू एडिशन होता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ मैं प्रॉपरली आपको बता पाया या नहीं बता पाया, या इसमें कुछ और भी इम्प्रूवमेंट का नीड है, ये भी बताएं ताकि अगले वीडियो में इसमें सुधार ला सकूं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं इसको सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल बटन जो है इसमें ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मेरा नाम DM झा है। अब हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि ये जो स्टॉक मार्केट का मूवमेंट है ये इंडिकेट क्या कर रहा है, क्या संकेत दे रहा है। ये इसलिए जानना जरूरी है बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट इक्विटी स्टॉक में होता है, स्टॉक मार्केट में होता है, तो निश्चित रूप से वो स्टॉक मार्केट बेहतर करेगा तो इक्विटी म्यूचुअल फंड भी बेहतर करेगा। हालांकि सेगमेंट वाइज ये अलग अलग मूवमेंट हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल स्टॉक मार्केट अच्छा करेगा तो इक्विटी म्यूचुअल फंड भी अच्छा करेगा और वाइस वर्सा, ये खराब करेगा तो ये भी खराब करेगा। इस पर आगे चर्चा करने के पहले बता दूं मैं कि स्टॉक मार्केट में, या यूं कह लें कि स्टॉक मार्केट में मूवमेंट के लिए, बड़े मूवमेंट के लिए 2 बड़े मार्केट प्लेयर्स हैं। एक है FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, दूसरा है DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये दोनों बड़े प्लेयर हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में म्यूचुअल फंड भी उसका एक पार्टी है, उसमें ये भी आते हैं। यदि हम, जैसे मैंने कहा कि पिछले एक सप्ताह में 4,100 पॉइंट के आसपास की गिरावट आई सेंसेक्स में और 3 अक्टूबर बृहस्पतिवार को FPI ने करीब 15,243 करोड़ के आसपास का सेल किया और उसके अगेंस्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 12,914 करोड़ के आसपास का परचेज किया और नेट सेल जो हुआ 2,329 करोड़ के आसपास का है। आज से कुछ वर्ष पहले तक FPI का काफ़ी इम्पैक्ट हुआ करता था, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स काफ़ी कमज़ोर प्लेयर माने जाते थे, तो सब कुछ डिपेंड करता था कि FPI ने
इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया तो स्टॉक मार्केट काफ़ी ऊपर जाता था, और यदि उसने निकाल लिए पैसे किसी भी कारण से तो स्टॉक मार्केट नीचे होता था। और यदि आप ये समझते हैं कि आपके 2000 शेयर 5000 शेयर खरीदने से स्टॉक मार्केट में कोई मूवमेंट होगा, तो जनाब उसके सेंसेक्स में रिटेल इन्वेस्टर्स का इम्पैक्ट काफ़ी कम होता है। सारे इम्पैक्ट्स इन दो मार्केट प्लेयर्स का होता है, और भी कुछ पार्टियां हैं इसमें। अब 2329 करोड़ का नेट सेल 3 अक्टूबर 2024 को। अब हम बात करते हैं आगे कि आखिर क्या होता है, जैसे क्या संकेत दे रहा है ये। जैसे यदि बात करें चीन के कॉन्टेक्स्ट में, उसके पहले इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में बातें कर लें। इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में ये माना जा रहा है कि आज के दिन में इंडियन स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है, खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट ओवर वैल्यूड है। मतलब इसका इम्पैक्ट तो ये एक इंडिकेशन ये है, मिड कैप और स्मॉल कैप के जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं उनको मानना चाहिए कि जो भी रेट ऑफ रिटर्न या CAGR XIR जो भी मिल रहा है या जो भी NAV है वो ओवर वैल्यूड है, उसकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितना उसका NAV है। तो इसमें यदि कुछ गिरावट आए आने वाले दिनों में तो कोई बहुत आश्चर्य की बातें नहीं। अब तो बात कर रहा था कि स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है, और इसके कॉन्टेक्स्ट में यदि हम चाइनीज स्टॉक मार्केट की बातें करें तो चाइना ने पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा खासा रिलीफ पैकेज प्रोवाइड किया हुआ है, और इस रिलीफ पैकेज प्रोवाइड करने से कहा जा रहा है कि चाइनीज मार्केट अंडर वैल्यूड है, मतलब वो काफ़ी सस्ता है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो चाइनीज मार्केट में इन्वेस्ट करने जाएंगे नहीं। होगा क्या कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट जहां वैल्यूएशन अधिक है वहां से पैसे कमाएंगे, और वो पैसे वो डालेंगे चाइनीज स्टॉक मार्केट में तब तक जब तक वो फेयर प्राइस न हो जाए या ओवर वैल्यूड न हो जाए। और जैसे ही FPI से स्टॉक मार्केट से पैसे निकालने शुरू करेंगे तो ये एक संकेत है कि बाजार में और गिरावट आ सकती है। दूसरा इंडिकेशन, अभी जापान में नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, और लोगों का कहना है, इस फील्ड के जो विशेषज्ञ उनका कहना है कि शायद आने वाले दिनों में जापान का जो बेंचमार्क रेट है वो बढ़ेगा, और यदि वो बढ़ता है तो ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए भी बुरी खबर होगी। आपका ये कहना है कि जनाब ये रेट बढ़ेगा जापान में तो उसका हिंदुस्तान में क्या फ़र्क पड़ेगा? जनाब ग्लोबलाइजेशन में कहीं भी कुछ इम्पैक्ट होता है, ईरान इसराइल हो रहा है, उसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर पड़ रहा है। इसलिए यदि फेड रेट जापान का बढ़ता है, उसका जो बेंचमार्क रेट यदि बढ़ता है तो निश्चित रूप से इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। अब बाजार की स्थिति खराब होगी, उससे म्यूचुअल फंड पर तो एक असर होगा कि स्थिति खराब होगी तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी, इक्विटी म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी कम होगा। ये बात तो सीधी सीधी बातें हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होते हैं, वो हमसे अधिक जानकार हैं, वो भी बाजार का असेसमेंट करते हैं। और चूंकि ये इजराइल और फिलिस्तीनी का वार कई महीनों से चल रहा है, तो म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो काफ़ी कॉशस रहे हैं इस बीच। और ये देखा गया है कि ये MFI का डेटा बताता है कि 31 अगस्त के दिन में ऑल 43 AMC जो मैंने पूरे 43 जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके पास करीब 1,86,1.86 लाख करोड़ का कैश था। मतलब वो वेट इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट कब गिरे और ये पैसे को मैं इन्वेस्ट करूं। क्या है कि उनको लगता है, उनको आशंका थी कि ये जो मिडल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट्स हैं इसके चलते कुछ बाजार में इम्पैक्ट आएगा, और धीरे धीरे इम्पैक्ट अभी आता भी है, मार्केट ऊपर भी जाता है। और लेकिन पिछले वीक देखा हमने कि ये इम्पैक्ट इस पर है। तो यदि मार्केट गिरता है तो निश्चित रूप से ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो कैश पर बैठे हुए हैं 1.86 लाख करोड़ के कैश पर, वो निश्चित रूप से जब बाजार सस्ता होगा तो उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे। और यदि ऐसा होता है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए ये एक अच्छी खबर है कि इन द लॉन्ग रन दे विल गेट द बेटर रिटर्न। तीसरी बात है ऑयल प्राइसेस। जनाब आप जानते हैं कि हिंदुस्तान जो पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हैं, ऑयल जो है वो 80% इम्पोर्ट करता है। और कल जैसे ग्रैंड मस्जिद में हमारे खुमैनी साहब ने ऐलान किया कि इजराइल को सारे मुस्लिम देश मिलकर मिटा दें और ये कर देंगे, जो कर देंगे, जो भी करें। और एक चीज़ और उसमें थोड़ी सी खतरनाक खबरें हैं कि खुमैनी साहब आम तौर पे इस तरह का ऐलान करते नहीं हैं। पिछले 4-5 साल पहले एक बार उन्होंने ये ऐलान किया था, फिर उसके बाद ये ऐलान किया, तो ये थोड़ा सा खतरनाक सिम्टम दिख रहा है। और इस सिम्टम से, इस इंडिकेशन, ईरान के इस इंडिकेशन से यदि इजराइल
ईरान पे अटैक कर देता है तो निश्चित रूप से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी और इंडिया का इंपोर्ट काफ़ी बढ़ जाएगा और हो सकता है कि इस कारण से इनका एक्सपोर्ट भी कम हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रक्चरल तेजी। भारतीय शेयर बाजार में स्ट्रक्चरल तेजी है। ये स्ट्रक्चरल तेजी लगता है थोड़ा सा कुछ टेक्निकल वर्ड है। सीधे साफ शब्द में ट्रांसलेट करना चाहूँ तो ये कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है आज के दिन में ये दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे तेज़ गति से आगे बढ़ रही है और इसके लिए निश्चित रूप से जो इसके रेगुलेटर हैं, जो इसके मॉनिटर हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं, इंक्लूडिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अभी इस फाइनेंशियल ईयर में 3 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होने वाली है। वो 7 से 9 अक्टूबर 2024 को, 4 से 6 दिसंबर 2024 को और इस फाइनेंशियल की अंतिम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये 5 से 7 फरवरी 2025 को होगी। और विशेषज्ञों की राय है कि या तो 7 से 9 अक्टूबर वाले एमपीसी में या इस फाइनेंशियल ईयर में बेंचमार्क रेट हिंदुस्तान में कम होगा, कम होने की संभावनाएं लोग बता रहे हैं। और यदि ये ऐसा होता है तो निश्चित रूप से जो इंडियन इंडस्ट्री हैं, जो इंडियन बिजनेस है, कंपनियां हैं, वो सस्ते दर में बाजार से पैसे, बैंक से पैसे कर्ज लेंगी और कर्ज लेने के बाद वो बिजनेस में लगाएंगे और कंज्यूमर का डिमांड बढ़ेगा। और यदि ऐसा होता रहा तो निश्चित रूप से ये इक्विटी म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं, या यूँ कह सकते हैं कि निश्चित रूप से ये भारतीय बाजार के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। और यदि भारतीय शेयर बाजार के लिए अच्छी खबर होगी तो निश्चित रूप से ये खबर इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छी होगी। फ्रेंड्स, ये मैंने इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अपने विचार रखे हैं। हो सकता है आप मेरे विचारों से सहमत हों और सहमत हों, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे विचारों से आप सहमत हों, लेकिन ये जो है तो वो जो मार्केट में बचा हुआ है कि निवेशक क्या करें, अभी इससे पैसे निकाल लो, उसमें पैसे डाल दो। जनाब, ओवरनाइट, चूँकि ये म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट नहीं है कि कल का 100 रुपये आज का 50 रुपये हो जाएगा। जनाब, म्यूचुअल फंड में इतना नहीं था, बिकॉज यही तो एक इसका ब्यूटी है म्यूचुअल फंड की कि डाइवर्सिफिकेशन है। किसी में अधिक डाउन हुआ, किसी में कम हुआ, जो भी हुआ, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि अचानक रातों रात आप करोड़पति बन जाएं या रातों रात आप खाकपति बन जाएं। सो मेरा अपना ओपिनियन कि जो भी निर्णय लें आपके फाइनेंशियल विजडम के बेसिस पर, जब निर्णय लें या सोचें इस बारे में, तो जो चीज़ें आज हमने डिस्कस की है उस पर एक बार विचार करें और अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से निर्णय लें। थैंक यू।